हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइज, आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 26 में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसका जो ब्रॉड टॉपिक है वो है रिमोट सेंसिंग। और रिमोट सेंसिंग के अंदर हम कुछ सब टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द रिमोट सेंसिंग और उसके यूजेस। सेकंड पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग में कौन कौन से प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है, यानी प्लेटफॉर्म कहने का मतलब ये हुआ कि रिमोट सेंसिंग को हम किन किन जगहों से अपने यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे बेसिक सैटेलाइट्स के बारे में, क्योंकि जब हम रिमोट सेंसिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस है सैटेलाइट का रिमोट सेंसिंग में, तो इसलिए हम सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर, क्योंकि हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एग्रोनॉमी, तो बेसिकली ये क्या है, एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो हम रिमोट सेंसिंग का यूज़ पढ़ेंगे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। और जो लास्ट टॉपिक होगा हमारे आज के लेक्चर का वो होगा इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम के बारे में, जो कि मैं ब्रीफ में कवर कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग क्या है, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। रिमोट सेंसिंग इज डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स और एरियाज फ्रॉम ए डिस्टेंस विदाउट हैविंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट और द एरिया बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। तो अब दो तीन वर्ड पे यहाँ पे फोकस करो। फर्स्ट मैंने क्या लिखा है कि ये गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आर्ट एंड साइंस है। थर्ड थिंग है कि हम इसको किसी भी एरिया या फिर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस से नाप सकते हैं, मतलब डिस्टेंस यानी दूर से, विदाउट हैविंग फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो ओवरऑल रिमोट सेंसिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है या फिर ऐसा टेक्निक है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी एरिया का, दूर डिस्टेंस से, बिना टच किए उसको, ठीक है, या फिर जिस एरिया को हमें इन्वेस्टिगेट करना है उसको भी वहाँ पे बिना गए हुए। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है रिमोट सेंसिंग का। ठीक है, दूसरा चीज़ जो है कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो है ऐसा नहीं है कि अभी आया टेक्निक है। ठीक है, जब से डिफरेंट कंट्रीज़ ने जब सैटेलाइट भेजना स्टार्ट किया है तब से ये टेक्निक आई है, लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड में रिमोट सेंसिंग का या फिर कह सकते हैं कि इन सैटेलाइट्स का यूज़ इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ये थोड़ा नया है। ठीक है, बहुत सारे देश हैं जिनमें रिमोट सेंसिंग बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अभी हम देखते हैं तो सैटेलाइट्स का यूज़ इंडिया में मोस्टली जो है वो किस तरीके से है, सॉइल डेटा को कलेक्ट करने के लिए है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए है। ठीक है, बहुत सारे लेकिन ऐसे देश हैं जहाँ पे रिमोट सेंसिंग को बहुत ही उसका बहुत ही एडवांटेज लिया जाता है। जितना यूज़ हम ले सकते हैं, यानी जितना एडवांस्ड यूज़ ले सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, उतना लिया जाता है। और जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ द रिमोट सेंसिंग। कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी तो मैंने बता दिया कि हम दूर से किसी ऑब्जेक्ट्स का या फिर किसी एरिया क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो किस तरीके का इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ द रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड्स। ठीक है, कौन कौन से फील्ड में, अलाइड फील्ड्स भी लिखा हुआ है, तो कौन कौन से फील्ड में आप देखते जाना। फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ द बेसिक डाटा फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द क्रॉप ग्रोथ। फर्स्ट है क्रॉप ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए उसका डेटा। ठीक है, क्रॉप ग्रोथ का डेटा यानी क्या, फ्लावरिंग को देखना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि वेजिटेशन को देखना। अगर मान लो हमने किसी फील्ड में भी सिर्फ सोइंग करी है तो वहाँ पे जो सैटेलाइट से जो व्यू आएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सैटेलाइट की इमेजेस दिखाऊंगा जिनसे आप ये पहचान पाओगे कि कौन सा एरिया जो है वेजिटेशन वाला है, यानी कौन से फील्ड कौन से लैंड पे क्रॉप लगा हुआ है। ये सारे इमेजेस मैं आपको जस्ट जो कल लेक्चर आएगा एग्रोनॉमी का उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। आज बेसिकली हम नॉर्मल रिमोट सेंसिंग और उसके यूजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल का लेक्चर थोड़ा सा डेप्थ रखेंगे, आज बस ऊपर ऊपर सरफेस टच कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला कि क्रॉप ग्रोथ का डेटा को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा एस्टिमेशन ऑफ द क्रॉप एरिया। बहुत बड़ी फील्ड है जहाँ पे हमने किसी किसी एरिया में क्या कर रखा है, फर्टाइल लैंड है तो वहाँ पे क्रॉप लगा रखा है, तो उसको दूर से बिना गए उसको ऊपर से ही या फिर हम घर बैठे बैठे उन एरियाज को देख सकते हैं रिमोट सेंसिंग के हेल्प से। ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जानते हैं ना कि हर साल गवर्नमेंट एमएसपी लगाती है, या फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो सीरियल्स हैं या फिर जो हमारे प्राइमरी जो फूड्स हैं वो सरप्लस में है, या फिर हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम है, ज़्यादा है, तो इन्हीं क्रॉपिंग एरिया या फिर क्रॉप एरिया से ही हमें पता लगता है। तो इसका एस्टिमेशन लगाना सेकंड इनका एडवांटेज है। थर्ड, फोरकास्टिंग ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। हम इससे आगे कितने क्रॉप्स आने वाले हैं या फिर कितना हमारा प्रोडक्शन होगा उसका फोरकास्टिंग कर सकते हैं। फोर्थ, मैपिंग ऑफ द वेस्टलैंड्स। टोटल एरिया में से बेकार ज़मीन कितना है उसको भी हम मैप कर सकते हैं। फोर्थ है ड्रॉट मॉनिटरिंग एंड इट्स असेसमेंट। ठीक है, ड्रॉट मॉनिटरिंग मतलब
इस सैटेलाइट से हम जानते हैं ना कि हम सैटेलाइट्स आप देखते भी होगी जब हेवी रेनफॉल होता है, फिर मानसून हम पहले प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो मानसून को पहले प्रेडिक्ट करना, ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं? सैटेलाइट्स की मदद से। और सैटेलाइट्स क्या करती हैं? विंड डायरेक्शन, हीट वेव्स को रीड करती हैं कि कैसी किस डायरेक्शन में हीट वेव्स चल रही हैं, और क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है, या फिर क्लाउड्स किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। तो उसी तरीके से हम ड्रॉट को मॉनिटर करते हैं और उसका असेसमेंट करते हैं, कितने लंबे समय तक ये ड्रॉट रहेगा, कब यहाँ पे रेनफॉल होगा। तो ये भी रिमोट सेंसिंग से कर सकते हैं। फ्लड मैपिंग एंड डैमेज असेसमेंट, कहीं पे फ्लड आया है तो कितने एरिया में फ्लड आया है, कौन कौन सा एरिया ज़्यादा इफेक्टेड है, कौन सा एरिया कम इफेक्टेड है, ठीक है, उसे कितना डैमेज हुआ है, इन सब का भी असेसमेंट हम रिमोट सेंसिंग से कर सकते हैं। 7th है यूज़ ऑफ लैंड कवर मैपिंग, ठीक है, एरिया अंडर फॉरेस्ट कवरेज, यानी फॉरेस्ट एरिया को कितना कवर किया हुआ है, यानी फॉरेस्ट कितने लैंड एरिया को कवर किया है, इसकी मैपिंग कर सकते हैं। सॉइल मैपिंग, सॉइल मैपिंग क्या है? ये बेसिकली एक प्रोसेस है या फिर एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेट करते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में। जैसे अगर इंडिया में बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स जो हैं उनको लोकेट करना, ठीक है, उनमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ों मैपिंग का जो तरीका है वो यहाँ पे यूज़ लिया जाता है। आई होप ये चीज़ें अभी तक आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है असेसिंग सॉइल मॉइस्चर कंडीशन, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, ठीक है। इरिगेशन में कैसे हेल्प करेगा? हम वाटर बॉडी देख सकते हैं सैटेलाइट से, ड्रेनेज देख सकते हैं, ठीक है, बीच में हम जिनको कहते हैं ना कि दो फील्ड्स हैं, जैसे दो क्रॉप फील्ड्स हैं, उनके बीच में इरिगेशन के लिए कोई ड्रेनेज है या नहर जिसको कहते हैं वो है या नहीं। मॉइस्चर कंडीशन, क्योंकि कल जब मैं आपको इमेज डिस्कस करूंगा तो जहाँ पे पानी अवेलेबल होगा वो सैटेलाइट से ब्लैक में दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा वो किसी दूसरे कलर में दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सैटेलाइट से हम देख सकते हैं। सैटेलाइट जैसे हम कैमरा से फ़ोटो लेते हैं ना अपने फ़ोन कैमरा से, वैसे ही इमेज सैटेलाइट भी हमें भेजता है। लेकिन हम जानते हैं कि सैटेलाइट जो होता है बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है, ठीक है, आउटर स्पेस में। तो क्लाउड्स के वजह से वो जो इमेजेस हैं वो इस तरीके से मतलब जो फॉर्मेशन है इमेजेस का वो हमारे नॉर्मल कैमरा की तरह नहीं है। वहाँ पे रेडिएशन या फिर कह सकते हैं कि ऐसे रेडिएशन को भेजा जाता है जो डिफरेंट जगह से टकरा के रिसीव होता है सैटेलाइट पे, और फिर उससे एक कंबाइंड इमेज बनाई जाती है, ठीक है। तो ये पूरा तरीका है सैटेलाइट से एक इमेज फॉर्मेशन का। तो इससे हम बहुत सारी चीज़ों में हेल्प ले सकते हैं। अगला है असेसिंग आउटब्रेक ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़। हम पेस्ट एंड डिजीज़ के आउटब्रेक के बारे में पहले बता सकते हैं, या फिर कहीं पे डैमेज हो रहा है पेस्ट और किसी डिजीज़ के वजह से, तो भी हम पता कर सकते हैं कितना डैमेज हुआ है या फिर इन फ्यूचर में कितना हो सकता है। हमने लास्ट ईयर देखा था लोकस्ट अटैक, तो हम ये बता रहे थे ना कि ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जो लोकस्ट अटैक स्टार्ट हुआ है वो इंडिया में कब तक पहुंचेगा, या फिर अफगानिस्तान से होके पाकिस्तान आ चुका है, अब इंडिया आने वाला है। इन सब के बारे में हमने पहले ही इंडिया को मतलब जो डिफरेंट स्टेट्स हैं जो कि पाकिस्तान से जो एरिया हमारा लगता है उस एरिया को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था। और लास्ट जो है ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ पे ग्राउंड वाटर ज़्यादा है, कहाँ पे उसका यूज़ एफिशिएंसी कैसा है, कहीं पे लोगों को पता नहीं है, या फिर ग्राउंड वाटर का यूज़ किस तरीके से है। ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं रिमोट सेंसिंग के यूज़ से। आई होप अभी का जो 2 टॉपिक हमने निकाला है, इंट्रोडक्शन और यूजेस, आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड जो है वो है रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म, सबसे पहले आप समझना कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। प्लेटफॉर्म का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं अगर बात करूं कि क्लासरूम या फिर जो हमारे टीचिंग है उसका प्लेटफॉर्म क्या है, 2 प्लेटफॉर्म कहते हैं। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी जो टीचिंग है वो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। उसी तरीके से रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ, रिमोट सेंसिंग के लिए जो हम डेटा रिसीव करेगा जो डिवाइस, वो कहाँ कहाँ से हम ऑपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ग्राउंड बेस्ड, सेकेंड एयर बेस्ड एंड थर्ड सैटेलाइट बेस्ड, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ता हूं पहले। 3 प्लेटफॉर्म्स आर जनरली यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स। दे आर ग्राउंड बेस्ड, एयर बेस्ड एंड सैटेलाइट बेस्ड। क्या होता है? इंफ्रारेड थर्मोमीटर, स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर, पायलट बैलून्स एंड रडार्स आर सम ऑफ द ग्राउंड बेस्ड रिमोट सेंसिंग टूल्स, while air based remote sensing tools are used in air based remote sensing technique, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ग्राउंड बेस्ड में हम बहुत सारे टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे इंफ्रारेड थर्मोमीटर, स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर्स। ये इतना में डेप्थ पढ़ना नहीं है, बस ये सारी डिवाइसेस यूज़ होती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें एयर बेस्ड में, तो हम एयरक्राफ्ट वगैरह का यूज़ करते हैं। तो सोचो किसी भी, अब दिन भर हम एयरक्राफ्ट को सिर्फ डेटा किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर हम सर्कुलेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, क्योंकि हमें डेटा कलेक्ट करना है, तो कितना एक्सपेंसिव होगा।
इसीलिए ग्राउंड बेस्ड और एयर बेस्ड जो हमारा टेक्निक है रिमोट सेंसिंग का वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम स्पेस बेस्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जो कि हैंडी है, बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है, और जो हमारा एक्सपेंस है वो भी कम आता है। इनिशियल एक्सपेंस तो है ऐसा नहीं, कम आने का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म जितना हम अगर ग्राउंड बेस्ड और एयर बेस्ड से हम 5 ईयर 6 ईयर में जितना हम पैसा लगाएंगे रोज डेटा कलेक्ट करने में, उनके में भी हाफ ऑफ द एक्सपेंस में हमारा ये सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है और लंबे समय तक भी काम करता है। And the digital image processing using powerful computers is the key tool for analyzing and interpretation of the remotely sensed data. जब मैं कल आपको इमेज दिखाऊंगा ना, आज नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारा बेसिक क्लास है, तो इस कल आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि नॉर्मल कैमरे के इमेज में और सैटेलाइट इमेज में क्या डिफरेंस है। अगर आपको अभी जानना है, अगर आप थोड़ा सा समझना चाह रहे हो, तो आप इस लेक्चर के बाद या फिर आप इस लेक्चर को यहाँ पॉज करो और गूगल पे एक बार सैटेलाइट इमेज देखो किसी भी सिटी का। उससे आपको समझ में आएगा कि हमारे इमेज यानी कैमरा इमेज में और जो फोटोग्राफ जो हम सैटेलाइट जो लेता है उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, नहीं तो आप कल के लेक्चर का इंतजार करो, उसमें आपको इमेजेस से इसको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखो, द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यूज ऑफ पावरफुल कंप्यूटर्स इज द की टूल फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिमोटली सेंस डेटा। ठीक है, मतलब इसमें कहने का ये मतलब है कि बहुत ही डिजिटल इमेज को प्रोसेसिंग करना पड़ता है, पावरफुल कंप्यूटर्स लगते हैं कि हमने जो डेटा रिसीव किया है उसको इंटरप्रेट, उससे हम कुछ समझ पाएं। ठीक है, अब आता है एडवांटेज ऑफ द सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्निक। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, ये देखो, ये मैंने चीज़ें अभी आपके साथ डिस्कस कर दी हैं, यही लास्ट मैंने सेंटेंस बोला था आपको। अब क्या है कि एडवांटेज ऑफ द सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्निक क्या है। सबसे पहला साइनॉप्टिक व्यू। साइनॉप्टिक व्यू कहने का मतलब क्या है कि ये जो तरीका है इसमें हम वाइड एरिया को कवर कर सकते हैं इन ए सिंगल इमेज और इन सिंगल फोटो। वन सीन ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यानी IRS, याद रखना, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, IRS कहते हैं। वो लगभग 148 इंटू 178 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को एक फोटोग्राफ में कवर करता है। ठीक है, दूसरी बात रिसेप्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कैन गेट द डेटा ऑफ एनी एरिया रिपीटेडली। कहने का मतलब है कि ऑन रिपीटिशन किसी भी एरिया को 2-3 बार या फिर कह सकते हैं कि बहुत बार हम उस एरिया को रीड कर सकते हैं। IRS सीरीज कवर्स द सेम एरिया एवरी 16 to 22 डेज। कहने का मतलब है कि इंडियन रिमोट सेंसिंग जो टेक्निक है उससे हम सेम एरिया को 16 से 22 दिन में रीड करते हैं, तो हम चेंजेस ईजिली देख पाएंगे। जैसे क्रॉप एरिया में हम देखना है अगर हमें कि क्रॉपिंग जो है हमारा किस तरीके से चल रहा है, तो उस चीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थर्ड है कवरेज। कवरेज मीन्स क्या हुआ कि वाइडर एरिया को कवर कर रहा है, मतलब एरिया वाइज नहीं, वाइडर एरिया कहने का मतलब है ये माउंटेन्स को भी कवर कर सकता है, स्वैम्पी एरियाज को भी, वाटर के ऊपर भी जा सकता है, थिक फॉरेस्ट को भी कवर कर सकता है। मतलब अगर हम ट्रक से करते हैं या फिर रोड बेस्ड करते हैं, यानी कहने ग्राउंड बेस्ड करते हैं या फिर एयरक्राफ्ट से करते हैं, तो मे बी बहुत सारी जगह को हम नहीं कवर कर पाते इसमें। लेकिन इसका एडवांटेज है सैटेलाइट से कि हम सारे एरिया को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बनाया गया। ठीक है, अब जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 2 क्लासेस में, एंड द टाइप्स ऑफ द सैटेलाइट्स आर, फर्स्ट पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, ठीक है, एंड द सेकंड इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स क्या है। दी सैटेलाइट्स ऑपरेट एट एन एल्टीट्यूड बिटवीन 500 to 1600 किलोमीटर्स। ठीक है, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो है उनका हाइट होता है अर्थ सरफेस से 550 से लेके 1600 किलोमीटर के रेंज में रखा जाता है। ठीक है, यानी अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, इसको क्या है, ये पोल जो हमारे पोल्स हैं यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उस पर इंक्लाइन किया गया है सर्कुलर प्लेन में। ठीक है, ये पोल मतलब कहने का मतलब अगर आप स्फीयर बीच में रखो, ऊपर और नीचे पोल्स हैं, तो ये पोल्स पे ही क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, यानी पोल एक बार नॉर्थ पोल पे जाएंगे, एक बार साउथ पोल पे जाएंगे, इस तरीके से वो अपने आप को रोटेट कराते हैं। दी सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग पर्पसेस। ठीक है, जो पोलर सैटेलाइट्स हैं इनको ही हम रिमोट सेंसिंग पर्पस में यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लैंडसैट, LANDSAT यहाँ पे लिखा है, तो ये लैंडसैट जो है USA का है, स्पॉट फ्रांस का है, IRS क्या है, इंडियन रिमोट सेंसिंग जो बताया था मैंने वो इंडिया का है। और सम ऑफ द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ये नेम जो है लैंडसैट, स्पॉट एंड IRS वो क्या है, नेम ऑफ द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ठीक है, आई होप अभी तक का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सैटेलाइट है वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, वो इक्वेटर को कवर करता है, यानी इक्वेटर के ऊपर, यानी जो इक्वेटर जो है यानी मिड लाइन है अर्थ का, उसके चारों तरफ क्या करता है, वो घूमता रहता है। These have orbits around the equator at an altitude of 36,000 किलोमीटर। ये 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस क्या करता है, अपने आप को रोटेट कराता है, एंड मूव विद द सेम स्पीड एज द अर्थ। ये रोटेशन है अर्थ का, वो उसी स्पीड पे रोटेट करता है अर्थ के अराउंड जिस स्पीड से अर्थ अपने आप को रोटेट करा रहा है। ठीक है, ताकि वो सेम एरिया को लगातार कवर करता रहे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो इंडिया को देख रहा है तो वो इंडिया को कंटिन्यूसली क्या करे, कवर करता रहे। दे आर यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फॉरकास्टिंग पर्पस। ध्यान रखना, वो रिमोट सेंसिंग के लिए था, ये है टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फॉरकास्टिंग पर्पस। इनसैट सीरीज, ठीक है, आर लॉन्च फ्रॉम इंडिया फॉर दी अबव पर्पस। अभी इनसैट में हमने देखा था, अगर कल के लेक्चर में आपको मैं थोड़ा सा इनसैट के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि इनसैट की बहुत सारी इनसैट सीरीज लिखा हुआ है, यानी इनसैट 1, इनसैट 2, आई गेस 7, 8 तक ये इनसैट जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, टाइम टू टाइम एडवांस्ड कैमराज के साथ। तो ये जो इनसैट सीरीज है आर लॉन्च फ्रॉम इंडियाज फॉर दी अबव पर्पस, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो एग्जांपल है वो है इनसैट। All these satellites have sensors on boarding operations and in the visible and near infrared regions of the electromagnetic spectrum. INSAT 3A was launched on 10th April 2003. ठीक है, INSAT means Indian Satellite. आई होप ये लेक्चर अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ द रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या रोल है रिमोट सेंसिंग का? तो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल डायनामिक नेचुरल रिसोर्सेज। कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर में जो रिसोर्सेज यूज़ किया जाता है वो रिन्यूएबल है, डायनामिक है, यानी इसका वैल्यू यानी जो अमाउंट है वो ऊपर नीचे होता रहता है, और नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, इन इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर अलोन सस्टेन्स द लाइवलीहुड ऑफ 70% ऑफ द पॉपुलेशन एंड कंट्रीब्यूट्स नियरली 35% ऑफ द नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का 35% कंस्टिट्यूट करता है और 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको जीने का एक साधन है एग्रीकल्चर। ठीक है, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हैज़ द मेन कंसर्न सिंस स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग एरिया अंडर एग्रीकल्चर इज़ रैदर लिमिटेड। कहने का मतलब है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है हमारा मेन कंसर्न है, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है बहुत ही फास्ट रेट से बढ़ रहा है। दिस डिमांड इज जुडिशियस एंड ऑप्टिमल मैनेजमेंट ऑफ बोथ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, इसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। Hence, comprehensive and reliable information on land use cover, forest area, soil geographical information, extend to wastelands, agriculture crops, water resources, both surface and underground, and hazardous natural calamities like drought, floods is required। कहने का मतलब है, इतना बड़ा मैंने सेंटेंस पढ़ा है, इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि इसीलिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए, लैंड का, फॉरेस्ट एरिया का, सॉइल का, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, वेस्टलैंड कितना है, एग्रीकल्चर क्रॉप के बारे में, वाटर रिसोर्सेज, जो भी हमारे नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, ड्रॉट, फ्लड्स, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए, तब हम क्या कर पाएंगे तरीके से ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको अच्छे से फीड कर पाएंगे। सीजन वाइज इंफॉर्मेशन ऑन क्रॉप्स, देयर एकरेजेस, विगर एंड प्रोडक्शन जो है डिफरेंट क्रॉप्स का, डिफरेंट कंट्रीज़ को जो अडॉप्ट करना चाहिए, मीजर जो है सुटेबल मीजर्स जो है जो कंट्रीज अडॉप्ट करे, उनके लिए भी हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, रिमोट सेंसिंग से मिलता है, यानी कह सकते हैं रिमोट सेंसिंग जो टेक्निक है उससे मिलता है। रिमोट सेंसिंग सिस्टम्स जो है हेवली कैपेबल फॉर प्रोवाइडिंग रेगुलर साइनॉप्टिक मतलब लार्ज एरिया मैंने बताया था, मल्टी टेम्पोरल एंड मल्टी स्पेक्ट्रल कवरेज ऑफ द कंट्री and are playing an important role in providing such information। कहने का मतलब है कि जो सैटेलाइट सेंसिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है हमारे लार्ज एरिया को कवर करने में, बहुत सारा डेटा को लाने में, कवरेज कहने का मतलब हर टाइप के एरिया को कवर करने में। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन कैरिड आउट इन डेवलपिंग टेक्निक्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ग्राउंड बॉर्न, एयरबॉर्न एंड स्पेस बॉर्न डेटा। कहने का मतलब है कि हम बहुत सारे नए नए टेक्निक को खोज रहे हैं जिससे हम जो ग्राउंड बेस्ड या फिर एयर बेस्ड और स्पेस बेस्ड जो सिस्टम है उसका और ज़्यादा हम यूज़ कर पाएँ और एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। ठीक है,
अब और जो हमारा लास्ट टेक्निक है, सॉरी लास्ट जो टॉपिक है वो है इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम। ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा अच्छे से सुनना। इंडिया विद द एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम इट्स एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मिशन, ठीक है, भास्करा 1 and 2 has now established satellite based operational remote sensing system in the country with the launch of Indian remote sensing satellite IRS-IA, ठीक है, या फिर IRS-1A, सॉरी 1A in 1988 followed by IRS-1B in 1992, IRS-1C in 1995, IRS-1D in 1997। ये जो IRS है वो क्या है, इंडियन रिमोट सेंसिंग 1A 1B 1C एंड 1D। आप देखो कितना जल्दी 88 में, फिर 92 में, 95 में, 97 में जो इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम है उसमें इतने सारे सैटेलाइट्स को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी DOS एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO as the nodal agency for establishing an operation remote sensing system in the country initiated efforts in the early 1970s। कहने का मतलब है कि इंडियन स्पेस एजेंसी यानी जो ISRO है उसने 1970s में ही इंडियन रिमोट सेंसिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है यानी इस ऑपरेशन को स्टैब्लिश करने के लिए अपना प्रयास चालू कर दिया था। ठीक है, ताकि उनको क्या हो सके, रिमोटली दूर से ही जो सेंस डेटा है उनको कलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, यानी जो डेटा है उसको दूर से ही क्या कर पाएँ, कलेक्ट कर पाएँ। तो 1970s में ही ISRO ने काम स्टार्ट कर दिया था। इन ऑर्डर टू मीट द यूजर रिक्वायरमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ISRO और या कह सकते हैं DOS ने क्या किया, सेटअप किया सिस्टम टू लॉन्च रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स once in 3 or 4 years to maintain the continuity in data collection। कहने का मतलब है ISRO अभी क्या करता है, हर 3 से 4 साल में न्यू सैटेलाइट को लॉन्च करता है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना जियो स्टेशनरी में इनसैट के बारे में, इनसैट 1 इनसैट 2 ऐसे करके, तो IRS-1A 2 अब देख रहे हो उस टाइम पे बहुत जल्दी लगी सैटेलाइट में जो चीज़ें यूज़ हो रही थी मे भी उस टाइम पे जल्दी ख़राब हो जाती होंगी। ठीक है, अभी क्या है ISRO का टारगेट कि वो हर 3 से 4 साल में डेटा कलेक्शन की कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी के लिए सैटेलाइट को लॉन्च करता रहता है। अगर हम बात करें रिमोट सेंसिंग रिमोट सेंसिंग रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स के बारे में, तो वो 3 कैटेगरीज में है। सबसे पहला तो नेम ही है एक ISRO, दूसरा है DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और जो छोटे छोटे हैं कौन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी यानी NRSA, रीजनल रिमोट सेंसिंग सर्विस सेंटर्स RRSSC, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC, स्टेट रिमोट सेंसिंग सेंटर्स, उसके बाद है अदर यूजर्स ऑर्गेनाइजेशंस SAUs एंड ICR। कहने का मतलब है कि रिमोट सेंसिंग रिलेटेड इंस्टीट्यूट जो है 5 6 7 कैटेगरीज में है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कल के लेक्चर में हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले तो मैं इन टॉपिक्स को थोड़ा सा डेप्थ में कुछ मैप्स दिखाऊंगा जिससे आप और ईजिली इन टॉपिक्स को समझ पाओ। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे क्रॉप मॉडल्स के बारे में। ठीक है, क्रॉप मॉडल क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप का होता है मॉडल, कुछ फॉर्मूलाज हैं छोटे छोटे जैसे स्टैटिकल मॉडल, मैकेनिस्टिक मॉडल, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, डायनामिक मॉडल्स, सिमुलेशन किसको कहते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी मॉडल, फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कल का लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकली ही अभी लेक्चर्स चलने वाले हैं, लेकिन जो टॉपिक है उसमें मैं आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से इन सारे टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो हमारी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लो ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कभी कभी लेक्चर्स नहीं आती हैं किन्हीं टीचर्स के, तो वहाँ पे आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी को भी इस लेक्चर का PDF या फिर PPT डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से उसको डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।